हेलो एवरीवन वेलकम केमती अछंती आपण माने समस्ते आमे डिस्कस करिया ओएसएससी जेई पीवाईक्यू ओके। तो एटा देखंतु सेकंड क्वेश्चन 2019 रे जो शिफ्ट 1 रो पेपर थिला तारो एटा सेकंड क्वेश्चन चलंतु डिस्कस करिवा। तो ये क्वेश्चन रिलेटेड अछि सीवर अप्रेंटिसेस व्हाट इज इट फॉर मींस कंफर्टेबल एक्सप्लेनेशन मु लैंग्वेज चेंज करूची ओके। देखिए कोई भी टाउन है ओके, एनी टाउन, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, पॉपुलेशन है, सभी का घर है, तो सभी के घरों से वेस्ट वाटर निकलता है। तो वो जो वेस्ट वाटर निकलता है वो कहाँ ऐसे जमीन पे कहीं छोड़ देते हैं क्या? नहीं, वो वेस्ट वाटर कलेक्ट होता है किसमें? सीवर पाइप्स। आपके आपके टाउन में जमीन के नीचे हर जगह सीवर पाइप्स दिया गया है, आपके कॉलोनीज में सब जगह सीवर पाइप दिया गया है। ये जो सीवर पाइप्स है ये फाइनली जाके एक पाइप से कनेक्ट होता है जिसको बोलते हैं मेन सीवर पाइप, या फिर इसको हम ट्रंक पाइप बोलते हैं। ट्रंक पाइप समझ में आ रहा है? मेन सीवर पाइप से कनेक्ट होता है। अब ये जो मेन सीवर पाइप है ये जाता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को, जहां पर भी आपने टाउन में प्रोवाइड कर रखा है। एक चीज हमको ध्यान रखना है कि ये जितने भी सीवर पाइप्स हम जमीन के अंदर डालते हैं इसमें जो भी फ्लो होता है फ्लो अंडर ग्रेविटी होता है। फ्लो अंडर ग्रेविटी कहने का मतलब है, ग्रेविटी फ्लो कहने का मतलब है कि लेट्स सपोज ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो दो पॉइंट के बीच में हम स्लोप डिफरेंस मतलब दो पॉइंट के बीच में हम लेवल डिफरेंस प्रोवाइड कर देंगे। अब देखिए ये मान लीजिए आपका डेटम है, तो डेटम के रेस्पेक्ट में ये हाइट ज्यादा है, ये हाइट कम है, तो इसका मतलब क्या है? जो फ्लो होगा हाई हेड टू लो हेड ऑलवेज, तो फ्लो हो जाएगी इधर। तो इस तरह से मेंटेन किया जाता है। इसका मतलब ये है जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसका जो लोकेशन है, उसका जो आरएम होगा, उसका जो लेवल होगा, वो लेवल आपके टाउन के लेवल से कम होगा। ऑब्वियस सी बात है ना? तो ये चीज ध्यान रखिएगा सो दैट ग्रेविटी फ्लो कैन बी मेंटेन। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका जो टाउन है, आपके टाउन में देखिए पॉपुलेशन रह रहे हैं तो वेस्ट वाटर भी जनरेट हो रही है, पीने के लिए भी पानी चाहिए, तो ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन भी है, वेस्ट वाटर पाइपलाइन भी है, दोनों जमीन के नीचे है। अब क्वेश्चन ये बनता है कौन ऊपर कौन नीचे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए कौन ऊपर होना चाहिए। अगर ये वेस्ट वाटर पाइप ऊपर दे दिया और ये आपका ड्रिंकिंग वाटर का है, ये डब्ल्यू वेस्ट वाटर है, ये ड्रिंकिंग वाटर है, क्या ये सुटेबल अरेंजमेंट है? नो। क्यों? अगर वेस्ट वाटर पाइप में लीकेज हुआ तो वेस्ट वाटर में गंदा पानी है यार, कॉन्टेमिनेटेड वाटर है, अगर लीकेज हुआ ये सॉइल में आएगा, सॉइल में आएगा, नीचे ड्रिंकिंग वाटर पाइप है, ड्रिंकिंग वाटर पाइप में भी अगर मान लीजिए कहीं पर लीकेज है तो वो कॉन्टेमिनेशन उस लीकेज के थ्रू से ड्रिंकिंग वाटर पाइप में एंटर होगा, जिस कारण से, और इस पानी को अगर लोग पिएंगे तो पब्लिक हेल्थ खराब हो जाएगी, जो कि गलत है, अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम ये मेंटेन करते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर का जो पाइप है ये ऊपर रहता है, वेस्ट वाटर का पाइप नीचे रहता है जनरली। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही लोकेशन पे हम प्रोवाइड किए, अलग अलग कुछ स्पेसिंग पे रह सकता है, बट हमेशा ये चीज होगा कि जो लेवल होगा वो वेस्ट वाटर पाइप का नीचे होगा, ड्रिंकिंग वाटर का ऊपर होगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नाउ जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है सीवर अप्रेंटिसेस से रिलेटेड। कहने का मतलब है यही जो हम सीवरेज सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं जमीन के नीचे, तो क्या सिर्फ पाइप 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 बिछा के छोड़ दिया और कुछ स्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड करते? नहीं करते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वही स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, देखिए पढ़िए। स्ट्रीट इनलेट आर दी ओपनिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द स्ट्रेट सीवर लाइन बिटवीन टू मैनहोल which are far apart and permit the insertion of a lamp into the sewer to find out obstruction if any inside the sewer from the next manhole। देखिए क्या बोल रहा है, स्ट्रीट इनलेट मतलब एक मैनहोल, ये दूसरा मैनहोल, दोनों के बीच में आपने सीवर लाइन कनेक्ट किया है। तो बोल रहा है दो मैनहोल के बीच में कहीं पर जो सीवर पाइप है यहीं पर स्ट्रीट इनलेट जो है ये प्रोवाइडेड है, और स्ट्रीट इनलेट के थ्रू से हम क्या कर सकते हैं, एक लैंप को डाल सकते हैं, है ना? यहाँ पर एक लैंप डाल सकते हैं स्ट्रीट इनलेट के थ्रू से, क्योंकि ये भी एक ओपनिंग है, तो इधर से आप एक लैंप को डालेंगे और उस लैंप को डालने से क्या होगा, हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो सीवर लाइन है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं है। कैसे? देखिए लाइट जो है, लाइट ट्रेवल करेगी यार फ्री स्पेस से, अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो ट्रेवल नहीं करेगी। लैंप आपने डाल दिया, एक मैनहोल पे आप खड़ा रहिए और फिर देखिए दूसरे मैनहोल पे और एक आदमी को रख दीजिए और देखिए क्या वो लाइट दिख रहा है। अगर वो लाइट दिख रहा है मतलब बीच में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, अगर नहीं दिख रहा है मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये एक टेक्निक होता है पता लगाने के लिए कि ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है कि नहीं सीवर लाइन में। इसके लिए हम लैंप होल प्रोवाइड करते हैं फॉर इंस्पेक्शन पर्पस। ठीक है, लैंप होल प्रोवाइड किया जाता है। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो स्ट्रीट इनलेट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रीट इनलेट मतलब एज द नेम सजेस्ट कि कोई एक स्ट्रीट है, ठीक है, ये स्ट्रीट में इधर भी घर होंगे, इस तरह भी घर होंगे, सभी से वेस्ट वाटर कलेक्ट हो रहा है,
तो ये जो सीवर गया जो स्ट्रीट में है, तो ये सीवर आपका जो मेन सीवर होगा जो स्ट्रीट में आ रही होगी उसमें फॉल करेगा, उसमें जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्ट्रीट इनलेट प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो स्ट्रीट इनलेट किसी एक लोकेलिटी का वेस्ट वाटर को कलेक्ट करने के लिए है। इट्स नॉट फॉर मीन्स इंसर्शन ऑफ लैंप इनटू द स्ट्रीट इनलेट। लैंप को इंसर्ट करने के लिए हम अलग से लैंप होल प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ रहा है बात? लैंप को इंसर्ट करने के लिए हम अलग से लैंप होल प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रीट इनलेट इज जस्ट फॉर मींस एंट्री ऑफ सीवेज which is generating from that particular locality or that particular street into the main sewer present in that particular area। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है आपका ये सही नहीं है। यहाँ पे यही तो पूछा है, तो ये दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, फ्लशिंग मैनहोल्स आर लोकेटेड एट द हेड ऑफ सीवर टू फ्लश आउट द डिपॉजिट इन द सीवर विथ वाटर। देखिए वेरी इजी है, ये चीज तो आप लॉजिकली भी समझ सकते थे। फ्लशिंग मैनहोल मतलब मैनहोल वगैरह अगर कभी जाम हो गया, उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह आ गया, फ्लो नहीं हो पा रही है ठीक से, तो ऐसे केसेस हमको फ्लश भी करना है, मतलब उसको क्लीन करना है। तो हम क्या करेंगे, एक प्रेशर के साथ, है ना, बहुत ज्यादा पानी, एक टंकी हम फ्लशिंग टैंक कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस फ्लशिंग टैंक में पानी भर के रखते हैं, इस फ्लशिंग टैंक में पानी भर के रखते हैं, फ्लशिंग स्ट्रक्चर होता है, इसमें पानी भर के रखते हैं। एक पानी भर दिया, अब मान लो कभी ये सीवर पाइप आपका जाम हो गया, ठीक है, फ्लो इधर हो रहा है, तो ये आपका हेड हो गया ना, स्टार्टिंग ऑफ सीवर पाइप। तो सीवर जब भी जाम हो गया तो ये फ्लश टैंक का ओपनिंग हम ओपन कर देंगे, तो पानी जो है ना इसके अंदर रस करेगा और जो भी कचरा है उसको अपने साथ बहा के निकाल देगा, मतलब फ्लश हो गया। तो वही चीज है, फ्लशिंग मैनहोल्स आर लोकेटेड एट द हेड ऑफ सीवर टू फ्लश आउट डिपॉजिट इन द सीवर वाटर, इन द सीवर विथ वाटर। बिल्कुल करेक्ट है, मीन्स दिस सेकेंड इज करेक्ट। तो आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1 इज फॉल्स बट सेकेंड इज करेक्ट, है ना। पहला वाला आपका गलत है, दूसरा वाला आपका सही है, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकेंड इज ट्रू। ओके, देखिए सीवर अप्रेंटिसेस जो होते हैं उसमें कितने कौन कौन से आइटम्स हैं, कम से कम ये नाम याद रखिए। ओके, दीज आर कॉल्ड एज सीवर अप्रेंटिसेस: मैनहोल, ड्रॉप मैनहोल, लैंप होल, क्लीन आउट, स्ट्रीट इनलेट एंड गलीस। ठीक है, ये देखिए स्ट्रीट इनलेट, यहाँ पे स्ट्रीट इनलेट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, तो स्ट्रीट इनलेट अलग है, लैंप होल अलग है। तो स्ट्रीट, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट बना दिया था, स्ट्रीट इनलेट एंड लैंप होल बोथ आर सेम, है ना, मतलब स्ट्रीट इनलेट्स को भी हम एज ए लैंप होल यूज कर सकते थे। नो, वी डोंट यूज इट लाइक इट। ओके, कैच बेसिन हो गया, फ्लशिंग टैंक्स हो गया, फ्लशिंग टैंक के ऊपर देखिए सेकंड क्वेश्चन था ही, है ना। ग्रीज एंड ऑयल ट्रैप हो गया, इन्वर्टेड साइफन्स हो गए, स्ट्रोम रेगुलेटर्स हो गए। दीज आर सम सीवर अप्रेंटिसेस व्हिच आर बेसिकली प्रोवाइडेड, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ओके ये हो जाता है आपका मैन होल। तो मैन होल के बारे में मैं कुछ डिस्कशन यहाँ पे कर देता हूँ। वेल ये मैनहोल से पहले एक चीज आप और सुनिए, मैनहोल तो डिस्कस करेंगे बताएंगे। देखिए मैंने जैसे आपको दो चीजें बोला था यहाँ पर कि एक शहर के लिए, एक टाउन के लिए दो चीज होता है, एक तो ड्रिंकिंग वाटर लेके आते हैं हम घरों में सप्लाई करने के लिए, दूसरा घरों से वेस्ट वाटर कलेक्ट करके हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेके जाते हैं। तो देखिए दो अलग अलग डिजाइन है यहाँ पे, और लेवल के बारे में इसका मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब सुनिए, जो ड्रिंकिंग वाटर लेके आता है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, और जो वेस्ट वाटर कलेक्ट करके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेके जा रहा है उसको हम बोलते हैं कलेक्शन सिस्टम। याद रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कलेक्शन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अंडर प्रेशर फ्लो करने के लिए डिजाइन किया जाता है, अंडर प्रेशर ऑलवेज, ठीक है, इट इज डिजाइन टू फ्लो अंडर प्रेशर, बट कलेक्शन सिस्टम इज डिजाइन टू फ्लो अंडर ग्रेविटी। ये चीज आपको ध्यान रहेगा, ठीक है, ये भी एक पॉइंट ध्यान रखो यार, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंडर प्रेशर अगर फ्लो हो रहा है, मतलब एक चीज ध्यान रखना, जो क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप है, ये मान लीजिए सर्कुलर पाइप आपने प्रोवाइड कर रखा है, तो ये कंप्लीटली फिल होके फ्लो करेगा, है ना, इसमें पूरा का पूरा पानी भरा हुआ होगा और एक प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा होगा। लेकिन जो कलेक्शन सिस्टम अंडर ग्रेविटी है ये कंप्लीट फिल नहीं होता। ये मान लीजिए पाइप का क्रॉस सेक्शन है, हाफ डेप्थ पे या और कुछ डेप्थ पे, है ना, इस डेप्थ पे फ्लो होगा सीवर का, वेस्ट वाटर का, ये कंप्लीटली फुल होके फ्लो नहीं होती है। और एक चीज, जो कलेक्शन, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर लेके आ रहा है, तो वो तो प्योर है, क्लीन है, तो उसमें सस्पेंडेड सॉलिड वगैरह कम होता है। लेकिन जो आपका ये है कौन सा, कलेक्शन सिस्टम, ये तो वेस्ट वाटर को लेके जा रहा है, इसमें तो बहुत सारा सॉलिड वगैरह सब कुछ होता है यार।
तो सस्पेंडेड सॉलिड वगैरह का क्वांटिटी ज्यादा होता है। अब जब वाटर फ्लो करेगी तो इमेजिन करो पानी के अंदर एक पाइप ऐसा है जिसमें पानी में सस्पेंडेड सॉलिड नहीं है, एक पाइप ऐसा है जिसमें पानी में सस्पेंडेड सॉलिड है। तो जब फ्लो होगा तो ये सस्पेंडेड सॉलिड ये जो पाइप का मटेरियल होगा उसके साथ रब होता हुआ जाएगा कि नहीं? जब रब होगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्रेशन। तो एब्रेशन का इफेक्ट किस में ज्यादा होगा? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में या कलेक्शन सिस्टम में? ऑब्वियसली इन कलेक्शन सिस्टम एब्रेशन विल बी मोर बिकॉज सस्पेंडेड सॉलिड्स आर मोर इन कलेक्शन सिस्टम। और ये चीज आप याद रखिएगा अंडर प्रेशर डिजाइन फॉर ग्रेविटी डिजाइन, ठीक है? अंडर प्रेशर डिजाइन कहने का मतलब है हमको पंपिंग करना होता है ड्रिंकिंग वाटर को ट्रीटमेंट प्लांट से। वहां बड़े बड़े पंप लगाए गए होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है? वो पंप करते हैं तब जाके आपके घरों तक पानी अच्छे से एक हेड को मेंटेन करते हुए डिस्चार्ज हो पाती है। तो देखिए अब ये जो सीवर सिस्टम है, तो सीवर सिस्टम में हम जो पाइप यूज करेंगे जिसके अंदर आपका ये सीवेज फ्लो होते हुए जाएगा, ये पाइप अलग अलग मटेरियल का हो सकता है, अलग अलग तरह का, जैसे स्टोन वियर सीवर होता है या फिर ब्रिक लाइन सीवर होता है, अर्दन चैनल्स होता है, वेट्रीफाइड टाइल्स वाला कॉन्सेप्ट है एक, है ना, या फिर कास्ट आयरन का सीवर होता है या फिर कंक्रीट का सीवर होता है। तो अलग अलग तरह का सीवर है, ठीक है? तो इसमें देखिए इसमें जो वेलोसिटी के साथ, क्योंकि इसको तो हम डिजाइन कर रहे हैं अंडर ग्रेविटी, तो अंडर ग्रेविटी डिजाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे दो वेलोसिटी हमको मिलता है। एक तो मिलता है मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स, दूसरा मिलता है मिनिमम वेलोसिटी वी मीन। तो ये जो मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी है इसके पीछे क्या लॉजिक है वो सुनिए। देखिए सबसे पहले मिनिमम वेलोसिटी का बात करते हैं। जैसे कि मैंने बोला सीवर क्या लेके जा रहा है? वेस्ट वाटर लेके जा रहा है। ध्यान से सुनना, बात सब दिमाग में आ जाएगा, एग्जाम में यही सब लॉजिक पूछेंगे, टिक लगा दोगे। ये वेस्ट वाटर लेके जा रहा है तो वेस्ट वाटर में क्या है? सस्पेंडेड सॉलिड है। तो सस्पेंडेड सॉलिड फ्लो करेगा सीवर के अंदर, इमेजिन करो। तो इनका अपना एक सेटलिंग वेलोसिटी होगा और उस सेटलिंग वेलोसिटी के कारण ये जो सस्पेंडेड सॉलिड है ये सीवर का बेस है, मान लो यहाँ पे सेटल कर जाएगा। तो यहाँ पे अगर सीवर के बेस पे ये सस्पेंडेड सॉलिड वगैरह सेटल कर गया तो धीरे धीरे समझिए यहाँ पे सेटल कर गया तो क्या हुआ? सेक्शन एरिया कम हुआ, मतलब फ्लो एरिया कम हुआ, फ्लो एरिया डिस्चार्ज कम हो जाएगी ना, है ना, डिस्चार्ज कम हो गई तो ये सीवर सिस्टम का एफिशिएंसी कम हो जाएगा। इस कारण से एक मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि इससे कम वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब उस मिनिमम वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पे सीवर में आपका फ्लो होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये मिनिमम वेलोसिटी पे फ्लो होता है तो ये जो सेटलमेंट हो रही है ना, सस्पेंडेड सॉलिड की यहाँ पे सीवर के बेस पे, ये सेटल नहीं होगा, ये सारा फ्लो होके निकल जाएगा। समझ रहे हो? इस मिनिमम वेलोसिटी को हम वी सेल्फ क्लीनिजिंग भी कहते हैं, सेल्फ क्लीनिजिंग वेलोसिटी। समझ में आया? सेल्फ क्लीनिजिंग वेलोसिटी, इसको ये बोला जाता है। नेक्स्ट, ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है ये किससे रिलेटेड है? इस पर लिमिट क्यों है? देखिए मैंने बोला सस्पेंडेड सॉलिड है तो ये सीवर का पाइप है, सस्पेंडेड सॉलिड बहुत तेजी से जा रहा है तो सस्पेंडेड सॉलिड भी ये सीवर के मटेरियल से बहुत तेजी से घिसेगा ना, मतलब रब होते हुए जाएगा, रबिंग एक्शन भी बहुत स्पीड होगी। एब्रेशन, एब्रेशन या फिर कह लो वियर एंड टियर ऑफ सीवर मटेरियल, वियर एंड टियर ऑफ सीवर मटेरियल, ठीक है, ये कम होगा। तो इसके पीछे ये लॉजिक था। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके, तो हम कभी कभी इस ये जो चीज है ना इसको और एक वर्ड से इसको रिलेट करते हैं। देखिए वो क्या है, जैसे कि ये सेल्फ क्लीनिजिंग वेलोसिटी में क्या हो रहा था? जो मटेरियल डिपॉजिट हो रहा था, ठीक है, उसको ये क्लीन कर रहा है। मतलब मटेरियल का डिपॉजिट डिपॉजिट मतलब सिल्टिंग, सिल्टिंग उसको क्या बोलते हैं? सिल्टिंग, सिल्टिंग। तो ये सिल्टिंग होने नहीं दे रहा है तो नॉन सिल्टिंग वेलोसिटी, इसको ऐसे भी बोलते हैं नॉन सिल्टिंग वेलोसिटी, ठीक है, नॉन सिल्टिंग वेलोसिटी। अभी ये जो वी मैक्स है ये हम इस तरह से लिमिट किए हैं कि उतना ज्यादा वेलोसिटी भी नहीं हो जाए कि मटेरियल का वियर एंड टियर हो जाए। कहने का मतलब है जो वो आपका सीवर का मटेरियल है वो वहां से निकल जाए बाहर, है ना, ऐसा भी ना हो। तो ये जो मटेरियल का बाहर निकलना है इसको हम क्या बोलते हैं? स्काउरिंग, स्काउरिंग, है ना। तो यहाँ पे स्काउरिंग होने नहीं देना है इसलिए हम मैक्सिमम वेलोसिटी पे लिमिट लगाए हैं। तो इस वेलोसिटी को हम नॉन स्काउरिंग वेलोसिटी भी कहते हैं। समझ गया दोस्त यहाँ तक? नॉन सिल्टिंग वेलोसिटी, नॉन स्काउरिंग वेलोसिटी समझ गया। नॉन सिल्टिंग मतलब मिनिमम वाला है या फिर सेल्फ क्लीनिजिंग वेलोसिटी है, और नॉन स्काउरिंग मतलब वो मैक्सिमम वाला वेलोसिटी है। और ये सब एक ही सीवर पाइप के लिए है।
ठीक है, अब हमारे पास एक गाइडलाइन है और वो गाइडलाइन ये है, मैंने लिख दिया, देखिए, अगर कास्ट आयरन का सीवर पाइप आपने बनाया है तो इसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी है दैट इज नॉन स्काउरिंग वेलोसिटी 3.5 टू 4.5 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर सीमेंट कंक्रीट का अगर आपका सीवर पाइप है सीसी, है ना, तो इसमें जो नॉन स्काउरिंग वेलोसिटी है या मैक्सिमम वेलोसिटी ये 2.5 टू 3 मीटर। आप देख पा रहे होंगे कास्ट आयरन का ज्यादा है, सीमेंट कंक्रीट का कम है। क्यों? ऑब्वियसली कास्ट आयरन इज हार्ड, है ना, ये ज्यादा हार्ड है, इसका एब्रेशन रेजिस्टेंस हार्ड ज्यादा है, तो एब्रेशन रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस इज मोर एज कंपेयर टू सीमेंट कंक्रीट, है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा हार्ड होता है कास्ट आयरन एज कंपेयर टू सीमेंट कंक्रीट, इसलिए इसमें ज्यादा वेलोसिटी आप अलाउ कर सकते हैं। ओके, और फिर भी एब्रेशन ऑफ मटेरियल उतना नहीं होगा। नेक्स्ट, और कुछ कुछ डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, इसी से रिलेटेड याद रखिएगा। जैसे वी मैक्स फॉर ये वी मैक्सिमम वेलोसिटी का ये लिमिट है, ये सभी इंडियन स्टैंडर्ड कोडल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है। डेटा एग्जाम में सीधा पूछता है। फॉर स्टोन वेयर सीवर इज 3 टू 4 मीटर, फॉर ऑर्डिनरी ब्रिक लाइन सीवर इज 1.5 टू 2.5, अर्दन चैनल्स के लिए 0.5 टू 1.2 मीटर पर सेकेंड, वेट्रीफाइड टाइल्स एंड ग्लेज्ड ब्रिक लाइनिंग अगर किया है तो ये वेट्रीफाइड टाइल्स एंड ग्लेज ये लाइनिंग जो होती है ना, ये इसका भी हार्डनेस थोड़ा ज्यादा होती है, इट इज ऑल्सो हार्ड, है ना, इसलिए आप इसमें भी अधिक से अधिक वेलोसिटी परमिट कर पा रहे हैं, देखिए। और ये चीज आप ध्यान रखना, सबसे ज्यादा हम वेलोसिटी इसी में परमिट कर रहे हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी ये कैरी करने के लिए लियाएबल है, मतलब इसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसका एब्रेशन रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? वेट्रीफाइड टाइल्स एंड ग्लेज्ड ब्रिक लाइनिंग, और सबसे कम किसका? अर्दन चैनल्स का। ठीक है, और याद रखिएगा कास्ट आयरन का कितना, सीमेंट कंक्रीट का कितना, वो भी एग्जाम में पूछता है। ओके, अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर यू आर लिमिटिंग द मैक्सिमम वेलोसिटी बट वेयर इज योर मिनिमम वेलोसिटी, उस पर भी कोई लिमिट होना चाहिए। तो बाबू ना, क्यों? वी मिनिमम क्या है? सेल्फ क्लीनिजिंग वेलोसिटी या फिर नॉन सिल्टिंग वेलोसिटी। तो इसको, ये सेल्फ क्लीन हो जाए, नॉन सिल्टिंग वगैरह ना हो, इसके लिए हमें एक प्रॉपर स्लोप प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लो ग्रेविटी के कारण होनी है। तो इसको हम डिजाइन करते हैं, इसको डिजाइन करके निकालते हैं। तो डिजाइन करते हैं प्रॉपरली, तो डिजाइन के लिए जो इक्वेशंस वगैरह हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं सिल्ड एक्सप्रेशन। सिल्ड एक्सप्रेशन, तो सिल्ड एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो वी मिनिमम का इक्वेशन है, वी मिनिमम इज इक्वल टू वी सेल्फ, है ना, या सेल्फ क्लीनिजिंग वेलोसिटी SCLF इक्वल टू सम कांस्टेंट C रूट अंडर K dp, ठीक है, GS माइनस 1, दिस इज योर फॉर्मूला, ये मीटर पर सेकेंड में अकॉर्डिंग टू सिल्स एक्सप्रेशन, जिसमें ये C क्या है? C आपका है चेजी कांस्टेंट, चेजी CHEZY, है ना। यार थोड़ा लिखने में ही प्रॉब्लम होता है और अभी टाइप वाइप करके पढ़ाने टाइम नहीं है। दिस इज योर चेजी कांस्टेंट, C इज योर चेजी कांस्टेंट। K एक डायमेंशनलेस पैरामीटर है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। dp क्या है? dp इज डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, नहीं, डायमीटर ऑफ पार्टिकल, डाया ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल। और जीएस क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, जीएस क्या आपका? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल्स। तो इस तरह से हम वी मिनिमम या सेल्फ क्लीनिजिंग वेलोसिटी निकालते हैं। अब बोलोगे सर आपका वी मिनिमम एंड सेल्फ क्लीनिजिंग वेलोसिटी निकाल दिया, तो हम स्लोप कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो उसके लिए भी फिर लॉजिक है, इसी वेलोसिटी को हम रिलेट करते हैं बाय यूजिंग मैनिंग्स इक्वेशन। मैनिंग्स फार्मूला आपको मालूम है, मैनिंग्स फार्मूला में क्या है? देखिए, मैनिंग्स फार्मूला में आपका v इक्वल टू 1/n, है ना, r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2, यहाँ पे आ गया ना स्लोप, ये आपका मैनिंग्स फार्मूला है, ठीक है, मैनिंग्स फार्मूला, मैनिंग्स फार्मूला। तो हमने क्या किया, सेल्फ क्लीनिजिंग वेलोसिटी निकाल के इससे रिलेट कर दिया, यहाँ पे आपको डेटा दिया रहेगा, क्रॉस सेक्शन डिटेल्स दिया रहेगा, तो इधर से स्लोप निकाल लोगे। छोटा छोटा न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा जा सकता है, या फिर सिल्स इक्वेशन एंड मैनिंग्स फार्मूला को हम यूज करते हैं, इतना आप ध्यान रखना। सील्ड फॉर्मूला में भी ये जो डायमीटर ऑफ पार्टिकल है ये आपका मीटर में रहता है, LES, डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स आपको मीटर में यूज करना है। GS इज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ये लिखना है तो आप लिख लीजिए, ये वी मिनिमम के लिए कॉन्सेप्ट है। देखिए दोस्त, इसमें बहुत सारा चीज है ना, ये डिजाइन वगैरह पे मैं नहीं जाऊंगा, इसमें बहुत अलग अलग क्रॉस सेक्शन के लिए अलग बहुत सारा फॉर्मूला निकल के आता है, अलग रेशियो, है ना।
तो वो सब चीज पे मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, आपको एक दो बेसिक इक्वेशन बता दिया, अगर एग्जाम में आएगा तो यूज हो जाएगा। मैं देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है उन सब चीजों के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ जो आप इजीली समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक चीज मालूम है आपको, ये कहा गया है कि स्टेटमेंट एक एजम्पशंस है, क्या है वो देखिए, जो ड्रिंकिंग वाटर, देखो आपका सीवर जो सीवेज जनरेट हो रहा है, जो वेस्ट वाटर आपके घर से जनरेट हो रहा है, वो पानी ही तो है, तो पानी कहीं से तो आया, कहाँ से आया, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो जो उन्होंने आपके घर में पानी भेजा वही पानी को आपने यूज किया, वही चीज आपका वेस्ट वाटर में जनरेट हुआ। तो ये चीज बोला गया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू से जो वाटर आती है, ठीक है, इस वाटर का 80% जो वाटर है ये वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये 80% ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज ये ध्यान रखना, सीवर के लिए जो हम सीवर को डिजाइन करते हैं, ये ग्रेविटी के लिए डिजाइन करते हैं, मतलब ये कभी भी फुल होके रन नहीं करता, मतलब ये इसका पार्शियल डेप्थ में फ्लो होता है, तो इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। जैसे लेट्स सपोज ये पर्टिकुलर डेप्थ में फ्लो हो रही है, तो ये जो स्पेस हम प्रोवाइड करके रखते हैं टू एकोमोडेट फ्लक्चुएशन, हो सकता है कभी ज्यादा वेस्ट वाटर जनरेट हो गया, तो अगर आप फुल के लिए डिजाइन कर दिए तो ज्यादा वेस्ट वाटर जनरेट हो गया तो आपका सीवरेज सिस्टम ही फेल हो जाएगा फिर, वो कचरा सारा वेस्ट वाटर आपके टाउन में शहरों पे दिखेगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए हम सीवर को हमेशा पार्शियल डेप्थ ऑफ फ्लो के करस्पॉन्डिंग डिजाइन करते हैं, दैट इज टू एकोमोडेट फ्लक्चुएशंस, है ना। नेक्स्ट दूसरा देखिए, यहाँ पे बहुत तरह के गैसेस वगैरह भी डेवलप हो सकते हैं, तो गैसेस वगैरह जो डेवलप होंगे, इन गैसेस को भी हम कलेक्ट करके कुछ कुछ कर सकते हैं, जैसा मोदी जी ने बोला था, सच बोल रहा हूँ, बहुत वायरल हुआ था उनका ये स्टेटमेंट, है ना, कि नाली में जो गैस होता है उसको भी निकाल के आदमी चाय बना सकता है, ओके। तो ये गैसेस वगैरह जो भी निकलता है, ठीक है, अगर कहीं पे ज्यादा गैस निकल रही है, अमोनिया वगैरह खास करके निकलता है, एक चीज होती है सल्फेट अटैक, ठीक है, सल्फेट अटैक। तो ये जो सल्फेट अटैक है ये कंक्रीट सीवर में ही होता है, और कहीं ना कहीं एक गैस मैं आपको बता रहा हूँ, सल्फेट मतलब कुछ ना कुछ सल्फर वाला आइटम होना चाहिए, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये भी निकलती है। और इसका मालूम है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का मतलब स्मेल बहुत ही बेकार होता है, बहुत ही बेकार, ठीक है, और ये निकलता है, तो इस कारण से कुछ रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, तो ये कंक्रीट के जो सीवर पाइप होते हैं ना, कंक्रीट सीवर पाइप, कंक्रीट सीवर पाइप, उस पे अटैक करता है। अटैक करने का मतलब क्या है, उसको कमजोर बना देता है, कमजोर बना देने का मतलब क्या है, कंक्रीट का जो सीवर पाइप होता है कंक्रीट को ये खराब कर देता है, इतना समझो, ठीक है, क्रैक डेवलपमेंट हो जाता है इसके कारण, ठीक है। आप ये समझो कि इसके कारण क्या होता है, कंक्रीट एक्सपैंड होती है और फट जाती है, ऐसा होता है। अब मान लो कंक्रीट एक्सपैंड होकर फट गई, वो भी सीवर पाइप, समझो क्या होगा यार, कितना सारा कचरा बाहर में फुब्बारा जैसा बाहर निकलेगा, अच्छी बात है क्या, नहीं है, है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नाउ सीवर पाइप्स का लेआउट के बारे में बोलता हूं, देखिए एक बेसिकली एक टाउन में ये जनरल एक मेथड है जो अडॉप्ट किया जाता है, एक मेन सीवर होता है, ये जो मेन सीवर है इसको हम ट्रंक सीवर भी बोलते हैं। ये मेन सीवर से निकलता है सब मेन सीवर, ये निकला आपका सब मेन सीवर, ठीक है, इधर भी निकाल दो, एक सब मेन सीवर निकाल दिया मान लो, ये सब मेन सीवर से निकलता है ब्रांच सीवर, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रांच सीवर, सबमेन से निकला ब्रांच सीवर, ब्रांच सीवर से निकलता है लैटरल सीवर, इसको हम बोलते हैं लैटरल, और ये जो लैटरल सीवर होती है, ये लैटरल सीवर, और कहीं कहीं पर सब लैटरल भी निकल सकता है, लैटरल के अंदर से भी एक पाइप निकाल सकते हो, सब लैटरल कह सकते हो, है ना, लैटरल के अंदर से भी पाइप्स निकल सकता है, सब लैटरल हो सकता है। तो ये जो सब लैटरल या लैटरल्स है, ये दिस पाइप्स आर बेसिकली कनेक्टेड टू हाउस, ठीक है, और ये जो आपका ब्रांच है, ठीक है, ये ब्रांच जो है ये बेसिकली जा रहा है स्ट्रीट में, किसी एक लोकेलिटी के लिए है, स्ट्रीट में, ठीक है, और ये सब में, अच्छा ये स्ट्रीट में गया, स्ट्रीट वाइज गया, और ये सब में आपका किसी एक लोकल एरिया के लिए गया, ठीक है, किसी एक लोकल एरिया के लिए। इसी तरह बहुत अलग अलग तरह का सबमेन होगा अलग अलग एरियाज के लिए, और सभी जगह से सीवर को कलेक्ट करके ये मेन सीवर में लेके आ जाएंगे, मेन सीवर में। तो मेन सीवर ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये अंडर ग्रेविटी चल रही है, तो मेन सीवर में सारा सीवर सीवेज गया, तो लास्ट में एक सीवर आउटफॉल रहता है, आउटफॉल, है ना, और इसके बाद यहां से आगे जाती है तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, WWTF में, ओके, या फिर WTF में जाता है वो, ये उसका लेआउट का स्कीम है, ओके, लेआउट। अब इसमें इससे रिलेटेड भी कुछ कुछ गाइडलाइंस है, डिस्चार्ज से रिलेटेड, वो क्या है देखिए,
अच्छा, वो गाइडलाइन तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज और देखो, ये जहां जहां भी कनेक्शन है ना, वहां पर हम मैनहोल गारंटी प्रोवाइड करते हैं। जितने भी जहां पे जॉइंट है, सभी जॉइंट पे हम मैनहोल्स प्रोवाइड करते हैं, कहीं पे छोटा कहीं पे बड़ा, है ना। तो मैनहोल से रिलेटेड भी स्पेसिफिकेशन है, मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। लेकिन एक पॉइंट तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि मैनहोल्स आर ऑलवेज प्रोवाइडेड और इंस्टॉल्ड एट दी लोकेशन, एट दी जॉइंट लोकेशन। ठीक है, जहां जहां पर भी दो अलग अलग सीवर लाइन कनेक्ट हो रहे हैं, वहां पे मैनहोल्स प्रोवाइड करते हैं। जहां जहां भी सीवर पाइप्स के क्रॉस सेक्शन चेंज होते हैं, वहां मैनहोल्स प्रोवाइड करते हैं। जहां जहां पर भी सीवर लाइन जो होते हैं बेंड होते हैं, ठीक है, बेंड हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक मैनहोल हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे लोकेशंस कुछ कुछ हैं जहां जहां पर हम मैनहोल्स कंपलसरी प्रोवाइड करते हैं। और मैनहोल्स को हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? मैनहोल्स को हम प्रोवाइड करते हैं तीन बातों के लिए। क्लीनिंग ऑफ सीवर लाइन, देखिए इसका ऑब्जेक्टिव ये पूछता है, मैनहोल्स आर प्रोवाइडेड फॉर क्या? क्लीनिंग पर्पज। सीवर लाइन अगर गंदा हो गया उसको क्लीन करना है, क्लीन। मेंटेनेंस ऑफ सीवर लाइन, है ना, मेंटेनेंस इसके लिए। और इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन इसके लिए। ये तीन आइटम है जिसके लिए हम मैनहोल्स को प्रोवाइड करते हैं। दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग मैनहोल। ये क्या आपका ऑब्जेक्टिव है ऑफ प्रोवाइडिंग मैनहोल। और लोकेशन क्या क्या है, मैनहोल कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? जॉइंट लोकेशन पे, जहाँ पे क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है वहां पे प्रोवाइड करते हैं। जहाँ पे अलाइनमेंट चेंज हो रहा है, मतलब बेंड वगैरह अगर कहीं पे हो रही है तो वहां हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जहां पर कहीं पर अगर कोई ड्रॉप हमको इंट्रोड्यूस करना है, ड्रॉप, ये देखिए अब ये ड्रॉप का क्या कॉन्सेप्ट है समझिए। बेसिकली हमने आपको एक वेलोसिटी बोला था, सेल्फ क्लीनिजिंग वेलोसिटी, और एक वेलोसिटी बताया था मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स, जो कि है नॉन स्कॉरिंग वेलोसिटी। तो मान लो कहीं पर कोई सीवर लाइन है, आपने एक सीवर लाइन ऐसा डिजाइन कर दिया है, समझिए एक सिंगल सीवर लाइन प्रोवाइड कर दिया है। इसमें जो वेलोसिटी है ना, इसमें डिस्चार्ज कुछ ऐसा आ रहा है कि जो वेलोसिटी है वो ज्यादा हो जा रहा है, और ज्यादा होकर वो वी मैक्स से भी ज्यादा अगर हो जाए, ठीक है, वी मैक्स से भी ज्यादा हो जाए, तो इस वेलोसिटी को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे कम करेंगे? कम किससे करना है? इस वी मैक्स से भी अगर ज्यादा हो गया तो हमको ये वेलोसिटी वी मैक्स से कम करना है। तो कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कभी कभी ड्रॉप्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ड्रॉप्स मतलब यहाँ से अभी फ्लो होकर आएगा पानी, फिर यहाँ ड्रॉप करेगा, जो भी वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर ड्रॉप किया, और यहाँ पे एक कलेक्शन सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, कम से कम 1.5 मीटर का एक डेप्थ में स्टोरेज होता है आपका वेस्ट वाटर का। ठीक है, उसके बाद फिर एक दूसरा ग्रेडियंट पे हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, और एक सीवर लाइन जिसमें वेलोसिटी को फिर कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो ड्रॉप हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो ये ड्रॉप मैनहोल इसको कहते हैं, ड्रॉप मैनहोल्स। समझ में आ रहा है? तो ये इस चीज को कंट्रोल करती है कि अगर किसी में स्लोप, किसी सीवर को आपने ऐसा डिजाइन किया कि इसका जो स्लोप है ये इतना ज्यादा हो गया है कि उसमें जो फ्लो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम फ्लो वेलोसिटी से ज्यादा हो जा रहा है, जिस कारण से स्काउरिंग की चांसेस है। तो इसके वेलोसिटी को कम करने के लिए ड्रॉप मैनहोल प्रोवाइड करना है। फिर उसके आगे जो आपका सीवर लाइन निकलेगा, इसमें आप स्लोप को कम कर दीजिए, थोड़ा जेंटल स्लोप प्रोवाइड करिए, है ना, स्लोप इज रिड्यूस्ड, पर जेंटल स्लोप प्रोवाइड करेंगे तो वी मैक्स जो है ये कम हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है ना। तो दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रॉप मैनहोल। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये 1.5 मीटर डेप्थ, ये मिनिमम वाटर कुशन इसको बोलते हैं, वेस्ट वाटर कुशन। ठीक है, ये प्रोवाइड करना ही करना आपको, इतना रखते हैं ताकि ये जो फॉल हो रही है ना, ये फॉल के कारण जो भी एनर्जी जनरेट होगी उसको एब्जॉर्ब कर पाए। सॉरी सॉरी, ये 1.5 मीटर नहीं, 150 mm है। ठीक है, दिस इज योर 150 mm। इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर कुशन, वाटर कुशन। ओके, 150 mm इतना का वाटर कुशन हम प्रोवाइड करते हैं। और ये जो ड्रॉप का हाइट है, इट इज बेसिकली ग्रेटर देन 0.6 मीटर बेसिकली। ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है रिलेटेड टू स्पेसिंग्स ऑफ मैनहोल, आप इसको याद रखिए, है ना, एग्जाम आपसे पूछेंगे। पाइप डायामीटर एंड स्पेसिंग, जो मैनहोल का स्पेसिंग है ये उसके डायामीटर पे डिपेंड करता है। स्मॉल सीवर है तो 45 मीटर, 0.9 टू 1.5 मीटर का डायमीटर है तो इतना का स्पेसिंग आपको रखना है दो मैनहोल के बीच में, दैट इज स्पेसिंग बिटवीन टू मैनहोल्स। अगर इतना का डायमीटर है तो स्पेसिंग होगा 150 टू 200 मीटर। अगर ग्रेटर देन 2 मीटर डाया है तो स्पेसिंग इज 300 मीटर विच इज मेंटेन्ड। नेक्स्ट, मिनिमम इंटरनल डायमेंशन ऑफ मैनहोल चैम्बर, मैनहोल्स के लिए जो चैम्बर्स हम प्रोवाइड करता है उसका मिनिमम इंटरनल डायमेंशन क्या होता है मैनहोल चैम्बर का? देखिए ये डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ सीवर और उसका इंटरनल डायमेंशन। अगर डेप्थ ऑफ सीवर इज योर 0.9 मीटर और लेस डेप्थ तो इंटरनल डायमेंशन इतना
फॉर डेप्थ बिटवीन 0.9 मीटर एंड 2.5 मीटर, इंटरनल डायमेंशन इतना फॉर सर्कुलर। ठीक है, जनरली हम सर्कुलर ही प्रोवाइड करते हैं। देखिए सर्कुलर प्रोवाइड करने के पीछे एक लॉजिक है। सर्कुलर सीवर अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो क्या लॉजिक है, मैन्युफैक्चर इजी से कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इज इजी। सर्कुलर सीवर प्रोवाइड करना है मतलब मैन्युफैक्चरिंग इज इजी। ठीक है, वहां पे जॉइंट्स हम जो सीवर में प्रोवाइड कर रहे हैं, जॉइंट्स हम इजीली बना सकते हैं सर्कुलर सीवर, अगर सर्कुलर सीवर हम क्रॉस सेक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो। ठीक है, एफिशिएंसी भी काफी अच्छी होती है, आप हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इसकी अच्छी होती है, हाइड्रोलिक efficiency is good for circular sieve, efficiency is also good circular sieve के लिए। ठीक है, इसमें देखिए रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर इस तरह कोई शेप है तो आप रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड कर दिए, तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स हैं, है ना, यहाँ पर हो सकता है जो फ्लो ठीक से नहीं हो पाए। ओके ओके, मतलब वेस्ट वाटर का फ्लो ठीक से नहीं हो पाए, यहाँ पे वेस्ट वाटर रुक जाएगा, है ना, फ्लो नहीं होगा ठीक से, तो इस पॉइंट्स को बोलते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट। तो सर्कुलर सीवर में इस तरह से किसी भी तरह का स्टैग्नेशन पॉइंट नहीं होगा, है ना, ये सारे कुछ एडवांटेज है। प्लस ईडी फॉर्मेशन, ईडीस नीचे से करंट डेवलप होता है ऊपर की ओर, तो ईडी फॉर्मेशन नहीं होगा सर्कुलर सीवर में, नो ईडी फॉर्मेशन, नो स्टैग्नेशन पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग इज इजी, जॉइंट ओके मेकिंग इज इजी, इट इज हाइड्रोलिकली एफिशिएंट। अब बोल सकते हैं दिस आर सम एडवांटेजेस। ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं ये सारे पॉइंट्स। ओके, और ये आप ये टेबल को नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये यहाँ से आपको डेटा टाइप क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेंगे। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला था डिस्चार्ज से रिलेटेड कुछ कुछ फॉर्मूलास है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं, मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज ऑफ सीवेज 2 इंटू एवरेज डेली डिस्चार्ज। ठीक है, मैक्सिमम आवरली डेली डिस्चार्ज, एक ये वैल्यू भी है मैक्सिमम आवरली डेली डिस्चार्ज, इसका फॉर्मूला 1.5 इंटू 2 इंटू एवरेज डेली डिस्चार्ज बाई 24। ओके, फॉर्मूला याद रखना है, मिनिमम डेली डिस्चार्ज 2/3 इंटू एवरेज डेली डिस्चार्ज, 2/3 इंटू एवरेज डेली डिस्चार्ज, फॉर्मूला याद रखना है, टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है आपका मिनिमम आवरली डिस्चार्ज, मिनिमम आवरली डिस्चार्ज इट इज 1/3 इंटू एवरेज डेली डिस्चार्ज बाई 24। तो ये जो चार फॉर्मूला मैंने आपको दिया, इसमें से किस फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंग हम डिजाइन करेंगे? देखिए हम सीवर लाइन को डिजाइन करते हैं ऑलवेज टू कैरी पीक डिस्चार्ज, दैट इज मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज। ओके, सीवर इज ऑलवेज डिजाइन टू कैरी पीक डिस्चार्ज दैट इज मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज। याद रखिएगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। सीवर का जो स्लोप है बेसिकली, है ना, इसका स्लोप जो हम फाइंड आउट करते हैं, ये स्लोप हम V मिनिमम के करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करते हैं, दैट इज सेल्फ क्लीनिजिंग वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग इसका स्लोप डिजाइन करते हैं, ताकि किसी भी तरह का सिल्टिंग ना हो, है ना, सीवर लाइन में आराम से वो सारा जो भी डिपोजिशन है कम से कम एक बार इतना सेल्फ क्लीनिजिंग वेलोसिटी जनरेट हो कि उसके अंदर में ऑटोमेटिक फ्लश हो जाए आपका, जितने भी डिपोजिशन हुए थे, जितने भी सेडिमेंटेशन हुए थे, वो सभी क्लीन हो जाए सीवर लाइन से। इसलिए वी मिनिमम के करस्पॉन्डिंग विच इज योर वी सेल्फ क्लीनिजिंग, है ना, इसके करस्पॉन्डिंग हम डिजाइन करते हैं स्लोप ऑफ द सीवर लाइन। आपको जो क्वेश्चन में यहाँ पे लैम्प फुल पूछा था, तो आज के टाइम पे हम लैम्प फुल का यूज नहीं करते, अब हम लैम्प फुल वगैरह जनरली प्रोवाइड नहीं करते। मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, देखिए हमारे पास सैनिटरी सीवर सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग वाटर सीवर सिस्टम है एंड कंबाइंड सीवरेज सिस्टम है। सैनिटरी सीवर सिस्टम जो है वो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सीवेज को सिर्फ कलेक्ट करता है। स्ट्रॉन्ग वाटर सीवर सिस्टम जो है बरसात का पानी वगैरह को कलेक्ट करता है। कंबाइंड सीवर सिस्टम जब हम बनाते हैं तो उसका जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो सीवेज और आपका रेनफॉल दोनों को वो कलेक्ट करता है। ठीक है, तो सैनिटरी सीवर सिस्टम डोमेस्टिक प्लस इंडस्ट्रियल सीवेज, स्ट्रॉन्ग वाटर सीवर सिस्टम स्ट्रीट वॉश एंड सरफेस रन ऑफ, ओके, मतलब बरसात का पानी को कलेक्ट करेगा। कंबाइंड मतलब ये दोनों का दोनों का कॉम्बिनेशन। एक देखिए मिनिमम वेलोसिटी का जो डेटा मैं बता रहा हूँ उसको तो हम डिजाइन करते हैं बेसिकली, बट एक वेलोसिटी का वैल्यू बताता हूँ कि इससे कम जनरली ऑब्जर्व किया गया है, रिकमेंडेशन है कि V मिनिमम फॉर सैनिटरी सिस्टम इज अप्रोक्सीमेटली 0.6 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा सेल्फ क्लीनिजिंग इतना तो होना ही चाहिए। और जो स्ट्रोम सीवर है इसके लिए, है ना, स्ट्रोम सीवर के लिए आपका 1 मीटर पर सेकेंड का मिनिमम वेलोसिटी मेंटेन किया जाता है। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड का, ये V मिनिमम का बता रहा हूं मैं, V मिनिमम का। और कंबाइंड के लिए इन दोनों के बीच का 0.7 मीटर पर सेकेंड
का एक मिनिमम वेलोसिटी रिकमेंडेड है, जो कि ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम का तो वैल्यू मैंने बता दिया था, वो डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, और मिनिमम वेलोसिटी डिपेंड करता है कि सिल्टिंग ना हो। ओके, और एक डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो सीवर पाइप है उसका मिनिमम रिकमेंडेड साइज कितना है? जो रिकमेंडेड साइज है सीवर का वो है 20 सेंटीमीटर, और ये बोला गया है कि सीवर का जो साइज है वो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। क्यों? देखिए, सीवर का साइज वगैरह अगर 15 सेंटीमीटर से कम होगा तो उसमें जो मैनहोल वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे उसका भी साइज कम होगा। तो मैनहोल क्या पर्पज से, उसमें मैन उतरना है, मैन को उतरना है क्लीनिंग वगैरह पर्पज से। तो 15 सेंटीमीटर से कम उतना पतला आदमी होता है क्या? नहीं होता। तो मिनिमम रिकमेंडेड साइज जो है रिकमेंडेड वो है 20 सेंटीमीटर, और ये बोला गया है, एक रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि जो सीवर का साइज है वो 15 सेंटीमीटर से कम होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हिली एरियाज में आप थोड़ा कम या फिर पतला साइज भी यूज करेंगे तो चलेगा। हिली एरियाज में आप 10 सेंटीमीटर तक का सीवर पाइप यूज कर सकते हो। ओके, नोट इट डाउन। देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि क्वेश्चन के माध्यम से मैं इतना कम से कम डेटा आपको कनेक्ट कर दूं उस टॉपिक से जहां से अदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इतना कम समय में मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, लेकिन फिर भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 75 to 80% ऑफ डेटा जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस है ना, या छोटे छोटे न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है, ये सारा मैं बता दूं। ये हमारा इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है। अगर आपको पसंद आ रहा है डियर, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा यस सर कंटिन्यू, नहीं तो हम फिर कुछ अलग कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो करेंगे। बस क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। ओके, प्रीवियस ईयर सीवर ग्रेड, ये एक चीज याद रखिएगा, जो सीवर ग्रेड है इसके ऊपर भी लिमिट है। सीवर ग्रेड के ऊपर जो लिमिट है मैं आपको बताऊं, ये जो लिमिट है ये कहता है कि सीवर का जो ग्रेड मतलब स्लोप, आप ये समझिए स्लोप, जो हम क्योंकि ग्रेविटी के अंदर फ्लो करना है तो वो जो स्लोप है शुड नॉट बी स्टीपर देन, शुड नॉट बी मोर देन 1/20। ठीक है, 1/20, इससे ज्यादा स्टीप नहीं होना चाहिए, इससे कम अगर रहेगा तो चलेगा। शुड नॉट बी स्टीपर देन 1/20। फिर जो हाउस से कनेक्टेड है, जो सीवर पाइप जो हाउस से कनेक्टेड है, उसमें आप एक स्टीप ग्रेड प्रोवाइड कर सकते हैं 1/40, 1/40 टू 1/80। ये आपको प्रिफर किया जाता है हाउस सीवर्स, हाउस सीवर्स में। हाउस सीवर कहने का मतलब वो जो लैटरल मैंने आपको बताया था, लैटरल्स, वही आपका हाउस सीवर है ना। तो उसमें जनरली ये स्लोप प्रिफर किया जाता है। और जो आपका मेन जो सीवर लाइन है उसमें ये देखा जाता है कि आपका जो स्लोप है इट शुड नॉट बी स्टीपर देन 1/20। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नेचुरल स्लोप है, ग्राउंड का नेचुरल स्लोप, नेचुरल स्लोप। हमको जनरली ग्राउंड का नेचुरल स्लोप को फॉलो करते हुए थोड़ा सा एक्सावेशन वगैरह करते हुए हमको एक ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है, नहीं तो क्या कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ बेसिक पॉइंट थे रिलेटेड टू दिस क्वेश्चंस। ध्यान रखिएगा, हो सकता है इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आ जाए आपसे और पूछ लिया जाए एग्जामिनेशंस में। ओके, और एक क्रॉस सेक्शन होता है सीवर का जिसको हम कहते हैं एग शेप क्रॉस सेक्शन। उसमें क्या होता है बेसिकली दो सर्कल, ये एक सर्कल और ये एक सर्कल, एक छोटा डायमीटर का एक बड़ा डायमीटर का। इस सर्कल को, दो सर्कल को कंबाइन करके एक नॉर्मल सीवर बनाया जाता है जिसको बोला जाता है एग शेप। तो फाइनली इस तरह का कुछ ये इसका शेप निकल के आता है ना, एग शेप, एग शेप, ओवल, ओवल या फिर एग टाइप का। इसका भी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी काफी ज्यादा होता है, मतलब इसमें आपका इसमें आपका सिल्टिंग तो होगा ही नहीं, सिल्टिंग तो होता ही नहीं है, सिल्टिंग बिल्कुल भी नहीं होता है। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में हो सकता है सिल्टिंग हो जाए, लेकिन इसमें सिल्टिंग भी नहीं होता। ये जितना आपको रिक्वायर्ड डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज भी कैरी करता है सब चीज के लिए। इसलिए कह रहा हूँ हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ एग शेप्ड, इसको बोलते हैं एग शेप, इसका ज्यादा होता है। बट इसको हम उतना प्रीफर नहीं करते, उतना अडॉप्ट नहीं करते। क्यों? एग शेप सीवर देखिए, आप इसको जमीन में प्लेस करेंगे, स्टेबल नहीं है। इसके लिए आपको इस तरह का कुछ प्लेटफॉर्म बेंचिंग प्रोवाइड करना होगा, एक प्लेटफॉर्म कंक्रीट का, फिर इसमें आपको ये सीवर फिट करना होगा। तो ये कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है, प्लस इसमें जॉइंट वगैरह प्रोवाइड करना उतना इजी नहीं है, इसका मैन्युफैक्चरिंग उतना इजी नहीं है। तो ये सारा कुछ कुछ इसका डिसएडवांटेज है, डिमेरिट है, जिस कारण से हम इसको उतना अडॉप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस को ही बेसिकली प्रीफर करते हैं और उसी में कुछ ना कुछ मतलब ऐसा डिजाइन करते हैं सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस को कि उसमें सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी भी जनरेट हो जाए, डिस्चार्ज जो उसको कैरी करवाना है वो डिस्चार्ज भी हम कैरी करवा पाए। हम कुछ इस तरह से डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब जहां पे अनएवॉइडेबल सिचुएशन हो जा रही है तो वहां पर आप एग शेप सीवर को जा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। और एक सीवर अप्रेंटिस के अंदर और एक टर्म मैंने बोला था, देखिए एक अप्रेंटिस बोला था कैच बेसिक।
तो ये जो कैच बेसिन हम प्रोवाइड करते हैं इसका पर्पस क्या है? कैच बेसिन प्रोवाइड करने का पर्पस बस इतना कि जो डर्बिस है, कचरा है, जो सॉलिड बड़े बड़े सॉलिड पार्टिकल्स हैं, उसका एंट्री को प्रिवेंट किया जाए आपका मेन सीवर लाइन में। जितना उनका एंट्री कम होगा तो उनका चांसेस, क्योंकि वही सब जो बड़े बड़े सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वही जाके फाइनली सेडिमेंट करेंगे या सेटल करेंगे। तो अगर हम इनका एंट्री को ही रोकें तो इनका सेडिमेंटेशन होने का चांस उतना नहीं होगा। तो जो सेल्फ क्लीनिजिंग वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी वो भी कम होगी, है ना। तो इकोनॉमिकल डिजाइन हो सकता है, इसलिए हम कैच बेसिन्स को प्रोवाइड करते हैं। तो कैच बेसिन्स आर प्रोवाइडेड टू स्टॉप द एंट्री ऑफ हैवी डर्बिस प्रेजेंट इन स्ट्रॉम वाटर टू सीवर। ओके, किसमें? स्ट्रॉम वाटर में। देखिए, मैनहोल का भी क्लासिफिकेशन किया जाता है बेस्ड ऑन डेप्थ ऑफ मैनहोल। तो ये 3 कैटेगरी में आता है, सैलो, नॉर्मल एंड डीप मैनहोल। सैलो मतलब डेप्थ ऑफ मैनहोल 0.7 टू 0.9 मीटर। नॉर्मल मतलब जो डेप्थ ऑफ मैनहोल होगा, ओके, इट इज अप टू 1.5 मीटर डेप्थ होता है। और इसका जो डायमेंशन है 1 मीटर स्क्वायर का डायमेंशन हम कम से कम प्रोवाइड करते हैं। या फिर अगर रेक्टेंगुलर आपने क्रॉस सेक्शन यूज किया, ये सर्कुलर के लिए, और रेक्टेंगुलर अगर आपने यूज किया है तो 1.2 इंटू 0.9 मीटर ये डायमेंशन हम कम से कम इसका प्रोवाइड करते हैं फॉर नॉर्मल मैनहोल्स। डीप मैनहोल जो होते हैं इसका डेप्थ जो है, डेप्थ डी ग्रेटर देन 1.5 मीटर होता है। ओके, मैनहोल से रिलेटेड जो अपना कोड है वो है इंडियन स्टैंडर्ड 1742 1960। इंडियन स्टैंडर्ड 1742 1960, ये चीज भी आपसे पूछा जा सकता है। और बाकी मैनहोल का तो सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया कि इसको हम किस पर्पस से प्रोवाइड करते हैं। 3 पर्पस, इंस्पेक्शन, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सीवर। ठीक है, कहाँ कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं? हर एक बेंड पे यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। अगर क्रॉस सेक्शन में ये कोई बड़ा सेक्शन है और ये कोई छोटा सेक्शन है और कोई बड़ा सेक्शन से कनेक्ट होना है ना, तो यहाँ पर एक मैनहोल होगा। ऐसा चेंज इन ग्रेडियंट पे प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये सारे कुछ कुछ है जहां पर हम इसको प्रोवाइड करते हैं। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आपको कैसा लगा ये वीडियो? आपण मान समस्तଙ୍କୁ ये वीडियो केमती लागिला कमेंट करिवे। आ जदि ये पैटर्न रे कंटिन्यू करिया पे कहउछंती देन आई विल कंटिन्यू, नहले आउ किछि सजेशन जदि आपण मान पाखरे अछि तो कहिबे। ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ।